અહીંયા તમારી સામે એનડીઆરએફની ટીમ આવેલ છે. તમે એનડીઆરએફની કામગીરીથી પૂરેપૂરા વાકેફ હશો. ખબર છે ને, નેશનલ કોઈ પણ કુદરતી કે આપત્તિ કાળ હોય તો એ આપત્તિ કાળ સમય દરમિયાન ખૂબ જ રેસ્ક્યુ માણસોને બચાવવાની જે રેસ્ક્યુની કામગીરી છે એ ખૂબ જ પોતાના જાનના જોખમે કરતા હોય છે. એટલે આપણને આવી જે આપત્તિ કાળ દરમિયાન શું તકેદારી રાખવી એના વિશેની આપણને માહિતી આપશે, જેથી ભવિષ્યમાં આપણે પણ એ બચાવ કામગીરીનો એક હિસ્સો બની શકીએ. દીવમાં વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનોને એનડીઆરએફ ટીમ દ્વારા મહત્વની ટ્રેનિંગ આપી. આ ટ્રેનિંગમાં 6 એનડીઆરએફ ટીમના અધિકારીઓ દ્વારા જીવનમાં ખૂબ જ ઉપયોગી માર્ગદર્શન આપ્યું, જેમાં કુદરતી અને કૃત્રિમ આફતોથી કઈ રીતે સુરક્ષિત રહી શકાય અને સાથે સાથે લોકોને કઈ રીતે મદદરૂપ થઈ શકાય તે અંગેની ડેમો દ્વારા વિવિધ પ્રકારની માહિતી આપવામાં આવી. આ માહિતી વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનોને પોતાના જીવનકાળમાં ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થશે. ભૂકંપ, વાવાઝોડું, સુનામી, આગ વગેરે આફતોમાં આપણે અને આપણા પરિવાર અને અન્ય લોકોને કઈ રીતે રક્ષણ આપી અને સુરક્ષિત કરી શકાય. આ ટ્રેનિંગ દીવ સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળામાં યોજાઈ. આ પ્રસંગે એનડીઆરએફ ટીમના અધિકારીઓ, જવાનો, પાચાર્ય ઝાકીર લાખાવાલા, શ્રી મનોજભાઈ, ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટના શ્રી ભરતભાઈ ચૌહાણ તેમજ શાળાના શિક્ષક ભાઈ બહેનો ઉપસ્થિત રહ્યા. ધ્યાનથી જે કંઈ આપણને સૂચનાઓ આપવામાં, ડેમો કરવામાં આવે એ ધ્યાનથી નિહાળીએ છીએ. ઓકે, વેલકમ. गुड मॉर्निंग सभी को. उपस्थित प्रिंसिपल महोदय, स्कूल स्टाफ, प्यारे बच्चों, भरत जी, मीडिया कर्मी तथा एनडीआरएफ के सदस्य, मैं आप सभी का इस स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एनडीआरएफ के बारे में जानते हैं सभी. एनडीआरएफ का नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स. आपदाओं के बारे में जानते हैं कि आपदाएं क्या होती है? हिंदी समझ रहे हो? अरे यस नो का जवाब तो आना चाहिए कम से कम. जो भी हमारा कन्वर्सेशन रहेगा, आपसे संवाद रहेगा, वो किस में रहेगा? हिंदी में. कुछ हमारे गुजराती के दोस्त भी हैं तो वो गुजराती में भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे. अगर हिंदी भी समझने में कोई दिक्कत होती है तो अपना हाथ रेज करेगा कि सर ये क्या बता रहे हो आप, उसके बारे में थोड़ा गुजराती में बताए तो हम यहाँ आ रही है उनके बारे में आपको कैसे अवेयर रहना, उनसे कम से कम नुकसान हो, इसके बारे में हम लोग आपको अवेयर करेंगे. तो आपदाओं को बताने से पहले मैं थोड़ा डिजास्टर के बारे में आपसे संक्षिप्त परिचय दूंगा कि ये जो एनडीआरएफ का गठन किया गया किस लिए किया गया. तो 2005 से पहले जो आपदाएं आ रही थी उसमें क्या है, काफ़ी नुकसान हो रहा था. ना तो इसके बारे में कोई स्पेशल फोर्स थी, ना लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी थी. तो 2005 से पहले क्या है, इसको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को दे रखा था कि जो भी आपदाएं आएगी उसको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उससे निपटेगी. मगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इतना सक्षम नहीं था कि जो भी आपदाएं आ रही हैं उनसे पूर्ण तरीके से निपट सके. तो इसी को ध्यान में रखते 2005 में डीएम एक्ट अर्थात डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पारित किया गया. क्योंकि गवर्नमेंट ने देखा कि 1999 में सुपर साइक्लोन आया, 2000 के अंदर सुनामी आई, फिर आपने 2001 में देखा होगा ना, गुजरात कच्छ के अंदर भूकंप आया था. तो ऐसी कई घटनाएं हुई जिनसे क्या है, सरकार को सोचने में मजबूर कर दिया गया कि जो ये आपदाएं आ रही काफ़ी नुकसान करके चली जाती है और जनता के अंदर क्या है, भय की स्थिति पैदा कर देती है. तो इसलिए एक डीएम एक्ट 2005 के अंदर पारित किया गया. उसमें यह भी ध्यान रखा कि जो आपदाएं आती है काफ़ी नुकसान करती है, जान माल के साथ क्या है, हमारी संपत्ति का भी नुकसान करती है. तो हमारा जो जीडीपी है वो इसी आपदाओं के अंदर ही लग जाता है. तो इसी को ध्यान में रखते भारत सरकार ने 2005 में डीएम एक्ट पारित किया. इसी डीएम एक्ट के तहत ही 2006 के अंदर एनडीआरएफ का गठन किया गया. जब शुरुआत में एनडीआरएफ का गठन किया गया उस समय एनडीआरएफ की कुल 8 बटालियन थी. अभी वर्तमान समय में इसकी टोटल 16 बटालियन है जो भारत के हर क्षेत्र में तैनात हैं. तो कहीं भी किसी प्रकार का डिजास्टर आता है तो वो टीमें तुरंत वहाँ पे पहुँच जाती है और रिलीफ एंड रेस्क्यू का काम शुरू कर देती है. जो टोटल 16 बटालियन है उसी में एक हमारी 6 नंबर की बटालियन है, वो गुजरात के अंदर है, जिसका मुख्यालय बड़ोदरा के अंदर है. इस एक बटालियन के अंदर कुल 16 टीमें होती है. तो जो हमारी 6 नंबर की बटालियन है उसमें 12 टीमें हमारी बड़ोदरा के अंदर रहती है, 3 हमारी गांधीनगर में और 3 राजस्थान में है. अर्थात जो 6 नंबर की बटालियन उसका क्षेत्र है गुजरात,
राजस्थान और दमन दीव का इलाका है, जहाँ पर किसी भी प्रकार का डिजास्टर आता है तो हमारी टीमें वहाँ पर पहुँच जाती है और रेस्क्यू रिलीफ का कार्य करती है। अगर ज़्यादा मात्रा में डिजास्टर आता है तो बाहर से टीमें, जो जहाँ पर डिजास्टर नहीं है वहाँ से टीमें बुलाई जाती है। ये था एनडीआरएफ के बारे में छोटा सा परिचय कि एनडीआरएफ क्यों बनाया गया, कैसे गठन किया गया। अब चलते हैं हम डिजास्टर के बारे में, आपदाओं के बारे में। आपदाओं के बारे में पता है ना, आपदाएं कितनी प्रकार की होती हैं? आपदाएं 2 प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक आपदा और एक मानव निर्मित आपदाएं। तो प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जानते हो? यस नो का कोई जवाब नहीं आ रहा, क्या चक्कर है, एग्जाम का टेंशन है या? आपदाएं 2 प्रकार की होती है ना, एक प्राकृतिक कुदरती आपदाएं और एक मानव निर्मित आपदाएं। तो प्राकृतिक आपदाएं जैसे आपकी आगे अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, साइक्लोन हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, क्लाउड बर्स्ट हो गया, ये कौन सी है? मानव निर्मित आपदाएं हैं, जो आती है और काफ़ी मात्रा में नुकसान करके चली जाती है। इनको हम रोक नहीं सकते। मगर जो मानव निर्मित आपदाएं जैसे आपका सीवियर इमरजेंसी हो गया, केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर रेडिएशन हो गया, आपका कहीं आग लग गई है, रेल एक्सीडेंट हो गया है, प्लेन क्रैश हो गया है, या जिसमें मतलब मनुष्य की गलती के कारण बड़ा हादसा हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? मानव निर्मित आपदाएं। तो जो मानव निर्मित आपदाएं हैं उनको हम क्या है, अवेयर होके कम कर सकते हैं। और जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके बारे में हमें जानकारी होगी, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो उससे भी हम जो नुकसान होता है उससे बच सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर आने का उद्देश्य यही कि जो आपदाएं आ रही हैं उनके बारे में आप लोगों को अवेयर करना, ताकि जिससे क्या जो नुकसान हो रहा है उसको कम किया जाए। और जैसे मैं खड़ा हूँ तो मेरे चोट लगने की ज़्यादा संभावना है, तो अपनी छोटी पोजीशन बना लेना इससे, ताकि आपकी बॉडी का पार्ट मतलब कम दिखाई दे। तो क्या है, जो भी ऑब्जेक्ट आपसे टकराएगा या कुछ गिरेगा तो उससे क्या है, बॉडी के अंदर कम नुकसान करेगा। खड़ा रहेगा तो उसको ज़्यादा चोट लगती है, ऐसे बैठ जाएगा, छोटी पोजीशन बनाएगा तो उसको चोट कम लगेगी। तो सबसे पहले क्या, आपके पास बैग है स्कूल के अंदर, घर के अंदर होगा तो आपको कोई पिलो हो गया या और भी कुछ मोटा ऐसा, तो सबसे पहले क्या अपने सर को कवर करना है, इसके नीचे ऐसे छुप के बैठ जाना है, ताकि आपको क्लास के अंदर होती है ना ऐसे बेंचेज वगैरह, हाँ, तो उनके नीचे क्या है बैठ जाना, ताकि आपका जो ऊपर से कुछ गिर रहा है तो उसे चोट ना लगे। दबा देते हैं ना ताकि ब्लड वहां से नहीं बहे। तो सबसे पहला कौन सा हो गया, डायरेक्ट प्रेशर, मतलब उस जगह पे अपने प्रेशर दे दिया तो कुछ समय बाद में 4 से 5 मिनट के अंदर उसका क्लोटिंग बन जाएगा। ताकत लगानी पड़ती है, जैसे आप सीढ़ी से ऊपर चढ़ते जाते हो तो ताकत लगानी पड़ती है ना, तो हार्ट को भी ब्लड को पंप करने में क्या है, ऊपर भेजने में थोड़ी ताकत लगती है, इसलिए उस पार्ट को क्या हार्ट लेवल से थोड़ा अप कर देना है। जो नस होती है, आर्टरी और वेन्स होती है ना बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई करने के लिए, आर्टरी से कौन सा जाता है, डायरेक्ट प्रेशर भी दे दिया। तो चौथा कौन सा है, ट्यूनिकेट, मतलब ये क्या है, लास्ट हमारे पास ऑप्शन है कि इसको करना। अभी ब्लड रोकना जरूरी है ना, तो ये उसी समय करना है जब आपका मतलब ब्लड बिल्कुल नहीं रुक रहा है, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि नॉर्मली हल्का सा कट गया फिर उसका ये ट्यूनिकेट में कर देता हूँ, उस समय नहीं करना, ठीक है। जब आगे की तरफ एक कोई भी कपड़ा या रस्सी लेके उसको टाइट बांध देना है, और जब आपने उसको बांधा उस समय उसका टाइम नोट करना है कि मैंने हमेशा तय करना है साफ करना। तो साफ करने का आपके पास कोई भी रुमाल हो गया, आपके पास ये सामान नहीं है तो ये आपका रुमाल हो गया, उससे क्या उसको साफ करना। वो घाव को हमेशा कैसे साफ करना है, अंदर से बाहर की तरफ, जैसे चोट लगी रख देना है, डायरेक्ट प्रेशर दे देना है, ठीक है। जैसे इन्होंने अभी दिखा रहे हैं कि कोई भी साफ कपड़ा वहाँ पर रख दिया है, उससे प्रेशर दे दिया। अगर एक कपड़ा आपने रख दिया वो पूरा गीला हो गया तो उसको हमेशा निकाल के नहीं पहनना, नहीं तो क्या है जो क्लोट बना आपका वो वापस खुल जाएगा, वापस खून बहना शुरू हो जाएगा, ब्लड और नहीं बहना है। ये चीजें आपको बतानी जा रही है कि हॉस्पिटल में ले जाने से पहले क्या क्या हमें उसकी लाइफ बचाने के लिए क्या क्या करना है। आ जाओ। जैसे कि ये क्या है, अंदर बिल्डिंग में अंदर घायल है, विक्टिम है, इसके पास क्या करना है, सबसे पहले हम इमरजेंसी मूव का 3 तरीका बताऊंगा। कंबल ड्रेग, कंबल को क्या करना है, आपके पास कंबल या कोई बेडशीट इसको लेना है, उसको लेने के बाद धीरे से हमारी छोटी पोजीशन बना के क्या करना है, विक्टिम के पास पहुंचना है। जैसे कि हम छोटी सी पोजीशन बना के इधर छोटी पोजीशन बना के बिल्डिंग में विक्टिम के पास पहुंच गए। पहुंचने के बाद हमने क्या बताया, कंबल ड्रेग, कंबल को क्या करना है, कंबल आपका कोई मोटा चद्दर भी हो सकता है, उसको भी ले सकते हो आप।
कंबल को क्या करना है, आधा फोल्ड कर लेना है। आधा फोल्ड करने के बाद क्या करना है, विक्टिम को रिकवरी पोजीशन में उसको क्या करना है, धीरे से रिकवरी पोजीशन में लाना है, लेना है। कंबल के अंदर ले लिया। अभी क्या करना है, दोनों साइड से कंबल क्या है, बीचों बीच कंबल में आ गया। उसके बाद कंबल को रोल करके पीछे एक क्या करना है, गांठ लगा देना है। हमारे हाथ दो खुले रहेंगे तो रास्ते में उसको घसीटते हुए लाएंगे तो क्या है, हाथ कहीं दिक्कत कर सकता है। इसीलिए हाथ को भी क्या करना है, बांध देना है, क्योंकि रास्ते में बिल्डिंग गिर गई है तो कुछ। उसके बाद जैसे क्या है, विक्टिम का सर, जो सर है हमारा क्या है, नाजुक है, सेंसिटिव है, इसीलिए सर को क्या करना है, लूज नहीं छोड़ना है। हमारे दोनों हाथ में कंबल के साथ रोल करके उसको क्या करना है, हमारे हाथ में आना चाहिए। हाथ में लेके उसको क्या करना है, धीरे धीरे हाई नीलिंग पोजीशन में क्या करना है, उसको करना है कि आगे कोई रास्ते में रुकावट तो नहीं है। बस विक्टिम का जो विक्टिम है उसके पास छोटी पोजीशन बना के जाना है, जो आपको पहले बताया वो सेम रहेगा। विक्टिम के पास छोटी पोजीशन बना के जाना है और शर्ट का एक बटन खोलना है और नीचे से, और सेम बताया वैसे उसी प्रकार उसको घसीटते हुए ले जाना है और पैर की मदद से क्या है, आगे वाला एरिया भी क्लीन कर देंगे, ठीक है। और हाथ दोनों बांध देना है, ठीक है। प्रकार से क्या करना है, लाना है। सेम जो तीनों में सेम हमें क्या सुरक्षित स्थान पे ले जाना है, हाथ बांध देना है और पीछे पैर से क्या करना है, आगे वाला एरिया क्लीन करते जाना है। ये वो क्या करते हैं, इसी प्रकार ले जा सकते हैं। जैसे एक बंदे उसको साथ मिलके पैर क्या करना है, जिस पैर में चोट है अपने पैर पे रखना है और एक कोई डोरी या रस्सी या ट्रायंगल की मदद से उसको क्या करना है, बांधना है और धीरे धीरे उसको सुरक्षित स्थान पे या एम्बुलेंस तक या हॉस्पिटल तक पहुंचाना है। ये हो गया वन मैन क्रंच। वैसे सेम ज्यादा चोट लगा है तो दोनों पैर चलने लायक नहीं है तो इसमें क्या करेंगे, दोनों पैर बांधेंगे। ये हो गया टू मैन क्रंच। आपने क्या किया, 2 अंगुल लिया। 2 अंगुल लेने के बाद में आपका लेफ्ट साइड ये है, उस पर क्या करना है आपको, जो अपना मास्क हैंड है वो ये इस पोजीशन में रखना है, ठीक। रैपिड प्रोसेस लिया आपने, 2 अंगुली लिया, उसके बाद में जो रहता है वो लेफ्ट साइड में इसको प्रेस करना, ये होना एक्चुअल जगह है। ये नहीं है कि आप पेट पे लगा रहे हो, कोई फायदा नहीं है इसमें। एडल्ट और बच्चे को कितना प्रेस करना है वो अलग अलग है। सर के पास बैठ जाएगा ताकि टाइम वेस्ट ना हो, ये कार्रवाई चलती रहती है। तो फर्स्ट ने क्या किया, देखो पोजीशन इसमें देख लेना, आपका हाथ बैंड नहीं होना चाहिए कोनी से, तभी आप उसको ताकत दोगे। आपकी नज़र सामने, बातें नहीं देखो, की नज़र उसके चेहरे पे रहेगी। और ये पोजीशन रहने के बाद में आप क्या करोगे, 1 से लेके 30 तक इसको प्रेस करोगे। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 20 1। अब ये देखो इन्होंने क्या किया, 20 आपको इसने प्रेस किया। उसके बाद ये क्या करता है, रेस्क्यू ब्रीथ, इसको श्वास देगा। श्वास देते टाइम पे आपके पास में कोई भी रुमाल होगा या मास्क होगा, उसका यूज जरूर करना है। हो सकता है कि अगले को कुछ ऐसी बीमारी हो जो आपको इफेक्ट कर जाए, हो सकता है उनको अपनी सेफ्टी के लिए आपको मास्क वगैरह का यूज करना है। और क्या करना है, गर्दन को देगा अगर आप उसकी जान बचा रहे तो। अब ये सोच लो कि ये तो पराया है तो आप उसको फिर CPR भी मत दो। अगर आपके पास हो सकता है उस पर और करें, आपने शर्ट लगा लिया, आपके पास शर्ट होगी, शर्ट आप लगभग पहन के हो सकता है आप शर्ट का यूज़ कर लो, चद्दर होगी चद्दर का यूज़ कर लो, लेकिन उसको देना है। एडल्ट में क्या होता है, आप उसका करोगे तो उसके मुख में करके फिर देना पड़ता है, लेकिन बच्चे में कंडीशन क्या होती है, उसका मुख छोटा रहता है, पूरा मुँह अपने मुँह में आ जाता है, तो उसको क्या पंप देनी पड़ती है। जब लगा होगा तो आप लोग जाएंगे तो उसको देखिएगा, आप लोग स्कूल में भी लगा है, चारों तरफ लगा हुआ है, तो उसमें जाइएगा आप लोग तो देखिएगा इस पर क्या क्या लिखा हुआ है।